Hello everyone, welcome to OK Physics. I am your physics faculty Amit Sharma. तो आज हम क्लास 11th आज से हम क्लास 11th की फिजिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। लेकिन क्लास 11th की जो कोर फिजिक्स है उसे स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक मैथमेटिक्स के टूल्स होते हैं उनके बारे में जानना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज से स्टार्ट करने वाले हैं हम बेसिक मैथमेटिक्स। बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर बेसिकली क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो उन टूल्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो यूज होता है फिजिक्स के अंदर। कभी न्यूमेरिकल्स से अगर तुमने काइनेमेटिक्स वगैरह का यूज सॉल्व किया होगा तो वहां देखा होगा कई बार तुम्हें टर्म दिखता है डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ट्रिग्नोमेट्री। तो ये कुछ मैथमेटिक्स टूल हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए या इनको सॉल्व करना आना चाहिए। ये अगर हमें आ गया तो काफी सारे जो प्रॉब्लम हमें न्यूमेरिकल्स में आते हैं वो सॉल्व हो जाते हैं, वो इजी हो जाते हैं। तो सबसे स्टार्टिंग में हम बेसिक मैथमेटिक्स को ही कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना 11 का पहला टॉपिक बेसिक मैथमेटिक्स। तो बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर काफी सारे टॉपिक्स आते हैं, जैसे ट्रिग्नोमेट्री है, डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है, स्लोप्स है, स्ट्रेट लाइन, ऐसे कई सारे टॉपिक्स हैं। तो एक एक करके हम सबको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक जो है वो है ट्रिग्नोमेट्री। तो लेट्स स्टार्ट द ट्रिग्नोमेट्री। अब स्टार्ट जो हम कर रहे हैं वो क्या स्टार्ट कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली एक बार ये देख लेते हैं कि भाई किस किस टॉपिक को कवर करना है बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर। तो ट्रिग्नोमेट्री ऑब्वियसली कवर करेंगे, देन डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक माने जाते हैं काइनेमेटिक्स से। ये दोनों के बारे में अगर तुम्हें फिजिक्स +1 +2 11 12 की फिजिक्स अगर सॉल्व कर रहे हो तो तुम्हारे पास डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का बेसिक नॉलेज तो मस्ट है, होना ही चाहिए। उसके बाद हमारे पास कुछ और टॉपिक आते हैं जिसमें स्ट्रेट लाइन है, मैक्सिमा मिनिमा है और कुछ बेसिक ग्राफ्स और उनके शेप का मतलब जैसे सर्कल है, पैराबोला है, हमारे पास एलिप्स है। इन शेप के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो एक एक करके ये बेसिक मैथमेटिक्स के जितने भी हमारे 6 टॉपिक हैं उन सबको डिस्कस करेंगे। लेकिन स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। अब जब बात अगर हम ट्रिग्नोमेट्री की करें तो ट्रिग्नोमेट्री आप लोगों ने इससे पहले भी पढ़ा है ना, पहले की क्लास में पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री। तो उसी को थोड़ा सा और अच्छे तरीके से हम समझने वाले हैं और उसी में कई और चीजें हैं जो इनहेंस हुई है उसको भी समझेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री में जो सबसे पहला टॉपिक आता है वो होता है एंगल। तो भाई एंगल क्या होती है, तो एंगल इज बेसिकली अमाउंट ऑफ रोटेशन। जैसे मान लो कि बॉडी और अभी ये यहाँ पे इस तरीके से घूम गया, तो जितना घूमा है ना उसी को हम क्या कहते हैं, एंगल। यानी अभी जो इसका इनिशियल एक्सिस था, ये इनिशियल एक्सिस से कितना रोटेट कर गया, ये जो रोटेशन है इसी को हम क्या कहते हैं, एंगल। जैसे ये देखो, इससे ये दिख रहा होगा, ये हमारे पास एक पेन है और ये पेन का अभी इनिशियल एक्सिस ये है और अपने इनिशियल एक्सिस से इतना टर्मिनेट हो गया, इतना घूम गया। तो ये जो रोटेशन है इसी को हम क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। जैसे यहाँ देखो एक AB लाइन है और AB लाइन भाई ऐसे रोटेट करके यहाँ पहुंच गया, इस तरीके से पहुंच गया। तो ये क्या है, इसका अमाउंट ऑफ रोटेशन। ये क्या है, इसका अमाउंट ऑफ रोटेशन। अब अमाउंट ऑफ रोटेशन को हम क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। क्लियर। चलो अब एंगल के बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है वो आता है टाइप्स ऑफ एंगल। तो बेसिकली एंगल ना दो टाइप के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव एंगल और एक होता है नेगेटिव एंगल। बहुत ही सीधे साफ शब्दों में अगर हम एंगल को समझें तो भाई एंगल होता है हमारा क्या, जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे क्वाड्रेंट बनाया, तो अगर ये क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट का मान लो ये इनिशियल लाइन, इनिशियल लाइन से अगर कोई लाइन ऊपर की तरफ जाए, ऊपर की तरफ रोटेट करे, जैसे ये ऊपर की तरफ रोटेट कर रहा है, तो तुम उसे कौन सा एंगल कह दोगे भाई, पॉजिटिव एंगल कह दोगे। ठीक है। और अगर कोई इस तरीके से नीचे की तरफ रोटेट कर रहा है तो उसे तुम क्या कह दोगे, नेगेटिव एंगल कह दोगे। बहुत इजी है। ऊपर की तरफ अपने इनिशियल एक्सिस से ऊपर की तरफ रोटेट करे तो पॉजिटिव एंगल और नीचे की तरफ रोटेट करे तो नेगेटिव एंगल। जैसे ये दिखा हुआ है, ये लाइन मान लो अभी ये AB लाइन ऐसे था और ये दिख रहा है ना एरो, इस तरीके से रोटेट करके यहां पहुंच गया। तो इसने रोटेशन किधर किया है, ऊपर की तरफ, पॉजिटिव एंगल। और ये वाला लाइन मान लो AB और इसका रोटेशन कहां है भाई, नीचे की तरफ, ये कौन सा एंगल, नेगेटिव एंगल हुआ। इसको ऐसे भी समझोगे भाई, इसका रोटेशन जरा देखो कैसा, ऐसा घुमा तो क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज तो एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर कोई बॉडी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कर रही है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कर रही है तो उसका एंगल कैसा होगा, पॉजिटिव। और अगर कोई बॉडी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है तो जो एंगल फॉर्म करेगी दैट एंगल विल बी नेगेटिव। बहुत इजी है। क्लियर। तो एंगल समझ में आ गया हमें और टाइप्स ऑफ एंगल समझ में आ गए। अब इनको मेजर करना सीखते हैं भाई।
तो इनको ना मेजर करने के हमारे पास कुछ मेथड्स होते हैं, उन मेथड को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो एंगल को मेजर करने के लिए कई मेथड होते हैं, लेकिन जो हमारे काम के मेथड है वो दो मेथड है। इनमें से एक मेथड तो आप लोग बचपन से ही रटते आए हो, जिसको तुम डिग्री 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 सुनते हो, 10 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री। तो सबसे पहला जो मेथड तुम्हें यहाँ पे दिख रहा है ना, सेक्सासिमल सिस्टम, ये सिस्टम जो होता है बेसिकली डिग्री सिस्टम ही होता है। कौन सा सिस्टम होता है? डिग्री सिस्टम। और ये तो हमें पता ही है, जैसे मान लो मैंने एक लाइन बनाया और दूसरी लाइन मान लो इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, यानी यहाँ पे राइट एंगल बन रहा है, तो एक राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री। तो एक राइट एंगल में कितने डिग्री होता है? 90 डिग्री। अब कुछ और बातें भी तुम्हें पता होनी चाहिए। अब एक चीज पहले सिंबल में बताता हूं, मिनट को ना डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? डैश से। और सेकंड को डबल डैश से। जैसे मान लो मुझे 5 मिनट लिखना हो, तो 5 मिनट पूरा लिखने के बजाय मैं 5 के ऊपर डैश लगा दूं तो अंडरस्टूड है क्या है? 5 मिनट है। 5 सेकंड लिखना है तो 5 के ऊपर डबल डैश लगा दूं, अंडरस्टूड है वो क्या है? 5 सेकंड है। 10 मिनट लिखना है तो 10 के ऊपर डैश लगा दो, 10 सेकंड लिखना है तो 10 के ऊपर डबल डैश लगा दो। तो ये सिंबल तुम्हें पता होने चाहिए मिनट और सेकंड के। अब यहाँ पे एक रिलेशन होता है, किसके बीच में? मिनट और डिग्री, सेकंड और डिग्री के बीच का एक छोटा सा रिलेशन होता है, उसको भी समझो। चलो उसको समझने की हम कोशिश करते हैं। ऐसे यहाँ लिखा हुआ है लेकिन फिर भी और अच्छे से समझते हैं उसे। एक चीज ध्यान रखना कि भाई एक डिग्री जो होता है ना, एक डिग्री में 60 मिनट होते हैं। ये चीज रख लो, एक डिग्री में कितने मिनट? 60 मिनट। यानी कोई बॉडी अगर रोटेट कर रही है, उसने एक डिग्री का एंगल बनाया है, तो मिनट के टर्म में पूछे तो कितना मिनट? 60 मिनट। क्लियर? एक डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट। तो अगर एक डिग्री में 60 मिनट है तो एक मिनट में कितने डिग्री? तो भाई 1/60 डिग्री। 60 को दूसरी तरफ भेज दो, तो एक मिनट में कितने डिग्री हो गए? 1/60 डिग्री। तो अगर मैं तुमसे पूछूं बताओ भाई 2 मिनट में कितने डिग्री होंगे, तो तुम कहोगे 2 × 1/60। ठीक है, करके कितना आ गया? 1/30 डिग्री। क्लियर? यानी कि 2 मिनट, जैसे मैंने कहा कोई बॉडी है, ये बॉडी एक कोई पार्टिकल है, यहां से यहां रोटेट कर रहा है, और यहां से यहां रोटेट करते वक्त वो कितना करे? 2 मिनट का एंगल बनाया। तो 2 मिनट के एंगल का मतलब समझ जाना चाहिए तुम्हें। 2 मिनट का मतलब कितने डिग्री? 1/30 डिग्री। यानी कि उसने कितना एंगल बनाया है? 1/30 डिग्री का एंगल बनाया है। तो मिनट और डिग्री के बीच का जो छोटा सा रिलेशन है ना, उसको याद रखना। अगर मैं कहूं कि एक लाइन है जो 5 मिनट रोटेट किया है, तो डिग्री में समझ जाओगे कितना रोटेट किया है? 5 × 1/60। 1/60 से मल्टीप्लाई कर दो। अब इसे कैंसिल करो, कितना आएगा? 12 आएगा क्या? तो 1/12 डिग्री। यानी वो कितना एंगल बना रहा है डिग्री में? 1/12 डिग्री बना रहा है। मैंने कहा कोई लाइन है जो 10 मिनट का एंगल बना रहा है, या 10 मिनट को कोई कहे डिग्री में कन्वर्ट करो, तो 10 को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 1/60 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो क्या हो जाएगा भाई? 10 से 60 को उड़ा दो, कितना आ गया? 1/6 डिग्री। क्लियर? तो मिनट को तो डिग्री में हमें कन्वर्ट करना आ गया बहुत अच्छे से, सीधे सीधे 1/60 से करना है। लेकिन अगर यहीं पे सेकंड आ जाए तो देखो सबसे पहला काम क्या आता है? मान लो तुमसे कह रहा है 5 सेकंड में कितने डिग्री है, तो सेकंड को ना पहले मिनट में बदल दो। तो 5 सेकंड में कितने मिनट होंगे? तो मुझे पता है भाई, अगर मुझे सेकंड को मिनट में बदलना है तो 1/60 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये किसमें बदल गया? मिनट में। ये तो हमें पता ही है ना, ये सबको पता होना चाहिए कि 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकंड। तो 1 सेकंड में कितने मिनट? तो 1 सेकंड में 1/60 मिनट। तो सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करना है तो 1/60 से मल्टीप्लाई। तो ये 5 सेकंड को सबसे पहले हमने मिनट में कन्वर्ट कर दिया, क्या? 1/60। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? मिनट में कन्वर्ट हो गया। अब मिनट में कन्वर्ट हो गया, अब तुम्हें किस में कन्वर्ट करना है? डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करता हूं? 1/60 से मल्टीप्लाई। तो 5 × 1/60 तो है ही, एक बार और 1/60 से मल्टीप्लाई कर दो। तो अब ये किस में कन्वर्ट हो गया भाई? तुम्हारा डिग्री में कन्वर्ट हो गया। क्लियर? तो बहुत ही छोटी सी बात, अगर मैं इन सब का एक समरी बता दूं तुम्हें, तो एक छोटी सी समरी क्या है कि अगर तुम्हारे पास क्या है? मिनट और उसको बदलना है किसमें? डिग्री में। तो क्या करो? उसे एक बार, क्या करो? उसे
एक बार किससे मल्टीप्लाई कर दो 1/60 से, यानी किससे मल्टीप्लाई कर दो उस नंबर को 1/60 से। लेकिन अगर तुम्हें पास सेकंड दिया हुआ है और सेकंड को पूछ रहा है कि भाई डिग्री में बता दो, या सेकंड को तुम्हें डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो जितना भी सेकंड होगा ना उसको 2 बार 1/60 से मल्टीप्लाई कर देना। क्लियर? तो ये छोटी सी बात याद रख लोगे, मिनट को कैसे डिग्री में कन्वर्ट करते हैं और सेकंड को कैसे डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 1/60 से मल्टीप्लाई, और सेकंड को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 2 बार 1/60 से मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर? चल, तो ये तो आ गया भाई हमें समझ में। अब बढ़ते हैं इससे थोड़ा सा आगे। ठीक है, नेक्स्ट जो दूसरा सिस्टम है जिसकी मैं बात कर रहा था कि एक तो डिग्री सिस्टम है तुम्हारे पास, और दूसरा जो सिस्टम है वो है सर्कुलर सिस्टम। तो सर्कुलर सिस्टम का दूसरा नाम जो होता है वो क्या होता है, वो रेडियन मेजर भी कहते हैं। ठीक है, और बेसिकली जो एंगल की यूनिट होती है ना वो क्या होता है, रेडियन में ही मेजर करते हैं। तो ये देखो यहाँ लिखा भी है, पाई रेडियन इज 180 डिग्री। पाई रेडियन, जैसे अब तुम लोगों ने देखा होगा, क्वेश्चन वगैरह सॉल्व किया होगा, तो अब एंगल ना तुम्हें 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री के बजाय क्या लिखा होता है, π/3, π/4, π/6, इस तरीके से लिखा होता है। तो वो जो एंगल है वो कौन सा मेजर है, रेडियन मेजर है। जैसे 30 डिग्री इज द डिग्री मेजर, और कहीं पे लिखा हो तुम्हारा π/6 तो वो होता है रेडियन मेजर। यानी जब किसी एंगल को पाई के टर्म में लिख देते हो, पाई के टर्म में चेंज कर देते हो ना, तो वो कौन सा मेजरमेंट कहला जाता है, रेडियन मेजर कहलाता है। क्लियर? अब उसी को डिस्कस कर रहे हैं। तो पाई रेडियन के अंदर कितने डिग्री होते हैं, 180 डिग्री होते हैं। इसको ध्यान रखना, 180 डिग्री में कितने रेडियन, पाई रेडियन। या मैं कह रहा हूं कि एक एंगल है जो 180 डिग्री का बना है, तो तुम्हें समझ जाना चाहिए अगर डिग्री में 180 की बात होती है तो रेडियन में कितना, पाई। ठीक है, पाई रेडियन का एंगल बना है, तो पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्लियर? अब इनका थोड़ा सा कन्वर्जन है, उसको समझते हैं, डिग्री टू रेडियन एंड रेडियन टू डिग्री। ठीक है, चलो। अच्छा, उससे पहले छोटा सा रिलेशन मैं तुम्हें समझा देता हूं, उसको भी ध्यान रखना। जैसे मान लो ये कोई सर्कल है और ये इसका सेंटर, अगर ये इसका सेंटर है तो मुझे पता है ये क्या हो जाएगा, इसका रेडियस, और ये जो है इसका क्या है, आर्क, तो लेंथ ऑफ आर्क एल माना, और ये क्या है, थीटा। तो एक छोटा सा रिलेशन होता है, थीटा इक्वल्स टू एल बाई आर। इसको याद रख लेना भाई। थीटा क्या है, एंगल सबटेंड एट सेंटर, L is the length of arc and R is the radius। और थीटा जो एंगल होता है ना उसे रेडियन में लेना हमेशा। किसमें लेना, रेडियन में लेना। अभी कैसे चेंज करते हैं उसको हम सीख लेते हैं अच्छे से। चलो, अगर कोई भी चीज रेडियन में है और तुम्हें किसमें बदलना है, डिग्री में बदलना है, तो उसे क्या करो, 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर दो। और रेडियन वाली चीज को अगर डिग्री में बदलनी है तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, नहीं आया समझ में, कोई बात नहीं, अब समझो। देखो, जैसे मैंने तुम्हें ये बताया ना कि 180 डिग्री में कितने रेडियन, तो 180 डिग्री में पाई रेडियन। कितने रेडियन भाई, पाई रेडियन। तो 1 डिग्री में कितने रेडियन, तो तुम कहोगे पाई बाई 180। भाई 180 नीचे आ गया है ना, 1 डिग्री में कितने रेडियन, पाई बाई 180 डिग्री। तो 2 डिग्री में कितने रेडियन, यानी 2 डिग्री को तुम रेडियन में बदल रहे हो, तो 2 डिग्री में कितने रेडियन, तो पाई बाई 180 गुने में 2। अब मैं कहूंगा 3 डिग्री में कितने रेडियन, तो पाई बाई 180 गुने में 3। 10 डिग्री में कितने रेडियन, तो तुम क्या कहोगे भाई, पाई बाई 180 गुने में 10। क्लियर? तो देखो तुम क्या कर रहे हो, तुम डिग्री को किसमें बदल रहे हो, रेडियन में। देखो यहाँ सारे डिग्री थे किसमें बदल रहे हैं, रेडियन में बदल रहे हैं। तो अगर डिग्री को तुम रेडियन में बदल रहे हो तो जो भी तुम्हारा डिग्री था, ये 2 क्या था, डिग्री, 10 क्या था, डिग्री, इसको तुमने किससे मल्टीप्लाई किया, पाई बाई 180। तो यही तो लिखा है कि अगर मान लो तुम्हें क्या है, डिग्री में कोई चीज है और डिग्री से किसमें बदलना है तुम्हें, देखो रेडियन में बदलना है, तो उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, पाई बाई 180 से। इसी तरीके से अब उल्टा समझो जरा, हमें ये पता है कि पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो भाई 1 रेडियन में कितने डिग्री, तुम कहोगे भाई पाई को दूसरी तरफ भेज दो, 180 बटे पाई। तो इसी तरीके से 2 रेडियन में मैं तुमसे पूछूं कितना डिग्री, तो तुम कहोगे 180 बटे पाई इंटू 2 कर दो, क्योंकि 1 रेडियन में इतने डिग्री था
तो 2 रेडियन में इंटू 2। इसी तरीके से मैं तुमसे पूछूं 3 डिग्री में, तुम कहोगे इंटू 3 कर दो, 4 डिग्री में तो इंटू 4 कर दो। तो इसी तरीके से मैं तुमसे कहूं 50 रेडियन है, 50 रेडियन को डिग्री में बदलो, तो तुम्हें पता है 180 बटे पाई को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 50 से। क्लियर? तो ये देखो यही लिखा हुआ है, यानी कि अगर तुम्हें रेडियन को किस में बदलना है भाई, डिग्री में बदलना है, तो किससे मल्टीप्लाई कर दो, 180 बटे पाई से। क्लियर? अभी नहीं आया होगा समझ में, तो थोड़ा सा और कोशिश करते हैं, क्वेश्चन से समझते हैं। ठीक है, अब छोटी सी एक बात ध्यान रखो, क्या कि अगर तुम्हारे पास क्या है, रेडियन है और तुम्हें किस में बदलना है, डिग्री में, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, 180 बटे पाई और गुने में जो भी तुम्हारा रेडियन होगा वो। और अगर तुम्हारे पास डिग्री है और तुम्हें किस में बदलना है, रेडियन में बदलना है, तो पाई बटे 180 गुने में जो भी तुम्हारा डिग्री दिया होगा वो। और बताएं ये ज्यादा यूज होगा, यानी डिग्री को रेडियन में बदलना ज्यादा यूज होने वाला है तुम्हारा। और यहाँ ना जब तुम किसी रेडियन को डिग्री में बदल रहे हो तो पाई की वैल्यू 22/7 पुट कर देना, और जब डिग्री को रेडियन में बदलो तो पाई की वैल्यू पुट नहीं करते, क्यों, क्योंकि रेडियन में बदल रहे हो, रेडियन में तो पाई चाहिए तुम्हें, तो वहां बदलने की कोई जरूरत नहीं होती है। अब जैसे देखो हमने कुछ ट्रिग्नोमेट्री के स्टैंडर्ड वैल्यूज सीखे थे ना, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90, इनको बदल के देखते हैं। चलो बदलते हुए, मैंने कहा 30 डिग्री है, 30 डिग्री को जरा रेडियन में बदलो, किसमें, रेडियन में। तो भाई डिग्री को रेडियन में बदलना है तो पाई बटे 180 गुने में डिग्री। ठीक है, ध्यान देना कि अगर तुम्हें डिग्री को रेडियन में बदलना है तो पाई ऊपर, क्योंकि पाई रेडियन की चीज है, और रेडियन को डिग्री में बदलना है तो 180 ऊपर, 180 डिग्री की चीज है, तो ध्यान रखना है। तो 30 डिग्री को तुम्हें किस में बदलना है, रेडियन में बदलना है, तो पाई बटे 180 गुने में 30, तो 0 से 0 को उड़ा दिया और 3 5 15, 3 6 18, यानी 30 डिग्री इज नथिंग बट इक्वल्स टू पाई बाई 6। तो अगर कहीं पाई बाई 6 लिखा है तो हम समझ जाएंगे वो कितने डिग्री की बात कर रहा है, 30 डिग्री की बात कर रहा है। ठीक है, इसी तरीके से अगर कहीं 45 डिग्री लिखा है तो सबसे पहले उसे रेडियन में कन्वर्ट करो, तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बटे 180 गुने में 45, तो 45 से 180 कितनी बार में कटेगा, 4, यानी कि 45 डिग्री का मतलब पाई बाई 4। इसी तरीके से 60 डिग्री को कन्वर्ट कर दो भाई फटाफट से, तो पाई बटे 180 गुने में 60, तो 60 से 180 कितनी बार में जाएगा, पाई बाई 3। क्लियर? तो 30 45 60। इसी तरीके से 90 को अगर तुम कन्वर्ट करोगे, 90 को कर दो तो क्या आएगा, पाई बटे 180 गुने में 90, उड़ा दो, कितना आ गया, पाई बाई 2। क्लियर? तो 180 का मतलब पाई तो तुम्हें पता ही है, बताया था मैं, 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, तो 360 बराबर 2 पाई। ये चीजें ध्यान रखनी है हमें, 180 डिग्री यानी 2 पाई, 360 डिग्री, सॉरी 180 में पाई होता है, 360 में 2 पाई होता है। इसको काट देता हूं मैं, एक सेकेंड। ठीक है, तो ये ध्यान रखनी है चीजें। क्लियर? तो 180 डिग्री यानी कि पाई की बात हो रही है और 360 डिग्री यानी कि 2 पाई की बात हो रही है। क्लियर? तो ये ध्यान रखना है, यानी अब कहीं 30 डिग्री की बात आ जाए तो आइडल रेडियन में कन्वर्ट कर देंगे, तो 30 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई बाई 6, देखो यहाँ पे किया हमने। फिर 45 डिग्री इक्वल्स टू पाई बाई 4, 60 डिग्री इक्वल्स टू पाई बाई 3, 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई, 360 इक्वल्स टू 2 पाई। तो कन्वर्ट करना आ गया क्या हमें, कोई भी वैल्यू डिग्री में दी हुई और उसे रेडियन में कन्वर्ट करना, तो क्या करना है, पाई बटे 180 से मल्टीप्लाई। चलो अब आ गया हमें अच्छे से ये। अब बढ़ते हैं आगे, अब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की बात करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के अंदर हमें पता हमारे कितने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं। अगर फंक्शन की बात करो, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, तो तुमने सुना होगा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कौन कौन से होते हैं, एक sin x होता है, एक cos x होता है, एक tan x होता है क्या, sin cos tan, फिर cosec x होता है, फिर sec x होता है, फिर cot x होता है। तो sin का जो उल्टा होता है वो क्या होता है, cosec होता है, cos का उल्टा क्या होता है, sec x होता है, और tan वाले का क्या होता है भाई, cot x होता है। तो सबको पता है। तो ये हमारे 6 ना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, क्या होते हैं,
sin x, cos x, tan x, cosec x, cosecant x भी कहते हैं इसे, sec x और cot x। तो ये हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, ठीक है। इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर ये जो तुम्हें x जैसा दिख रहा है ना, ये x, ये वाला x, ये x, ये x, ये x, ये x, ये सारे के सारे एंगल्स होते हैं। क्या होते हैं? एंगल। यानी यहां साइन के बाद कुछ भी लिखा हो, x की जगह कहीं पे a भी लिख सकता है, कहीं थीटा लिखा होगा, कहीं b लिखा होगा, तो इन सारी चीजों को हम क्या कहते हैं? एंगल कहते हैं। और जब भी ट्रिग्नोमेट्री की बात होती है तो अकेला तुम साइन लिख के नहीं छोड़ सकते, इसके साथ यहाँ पे कुछ भी a b c x कोई ना कोई एंगल मेंशन करना होगा। कोई भी वैल्यू भी लिख सकते हो, sin 30 डिग्री, sin 45 डिग्री, लेकिन अकेले कहीं ऐसे लिख दिया ना SIN लिख के छोड़ दिया तो गलत हो जाएगा, इससे नहीं, पाप हो जाएगा फिर ये, ठीक है। तो अकेले यहाँ पे इनका कोई सेंस नहीं निकलता। यानी SIN लिख रहे हो तो उसके साथ में एंगल मेंशन करना इंपॉर्टेंट है, लिखना जरूरी है, क्लियर। अब कुछ चीजें और लिखते हैं, जैसे मैंने कहा यहाँ पे कि मान लो मैंने यहां लिख दिया 2 sin और यहां लिख दिया मान लो 30 डिग्री, और मुझे पता है कि मैं 30 डिग्री को क्या लिख सकता हूं? पाई बाई 6 लिख सकता हूं। अभी सीखा ना हमने 30 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई बाई 6, कर सकते हैं ऐसा। तो एक चीज ध्यान रखना, ये पाई बाई 6 जो है ये है एंगल, क्या है ये? एंगल। और ये जो 2 है ये 2 है कांस्टेंट, यानी बाहर का कोई कांस्टेंट होगा। अगर तुमने किसी भी तरीके से इस 2 को इस 6 को इस 2 से इस 6 को उड़ाने की कोशिश करी ना तो ये बन जाएगा sin पाई बाई 3, बन जाएगा क्या? जो कि बिल्कुल गलत है। यानी ये बाहर वाले कांस्टेंट का अंदर वाला जो एंगल है उससे कोई मतलब नहीं, उससे कोई काटा पीटी मत करना। कहीं सोचो कि ये 2 से 6 तो उड़ जाएगा, नहीं भाई, ये बाहर का कांस्टेंट है। यानी इसका काम क्या है कि sin पाई बाई 6 की जो वैल्यू होगी ना उसको मल्टीप्लाई करना है 2 से। यानी कि sin पाई बाई 6 का मतलब sin 30, तो sin 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/2। तो 1/2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो वैल्यू आ जाएगी जो आनी होगी, यानी 1 आएगी, क्लियर। तो ये चीज ध्यान रखना, बाहर का कांस्टेंट और ये अंदर वाले एंगल को आपस में कभी भी काटते पीटते नहीं है। तो ये कुछ बेसिक बातें इनके बारे में तुम्हें पता होनी चाहिए, sin cos tan। चलो अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, कुछ और बातें करते हैं जो कि काम की बातें हैं। अब यहाँ पे देखो कुछ अलाइड एंगल के बारे में समझो, यही समझते हैं। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे ना क्वाड्रेंट बना लिया, ठीक है, यहाँ पे मैंने क्वाड्रेंट बनाया, तो मुझे पता है जो पहला क्वाड्रेंट होगा इसमें एंगल क्या बनेगा? 90 डिग्री तक, यानी ये लाइन 90 डिग्री है। इसके अलावा बाकी सारे एंगल क्या होंगे? 90 से कम। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर एंगल क्या होता है? 90 माइनस थीटा, यानी 90 से कम। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर क्या होता है? 90 प्लस थीटा, 90 से ज्यादा बट 180 से कम। यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर जो एंगल होता है 90 से तो ज्यादा होता है बट 180 से कम होता है। क्यों? क्योंकि 180 की तो ये पूरी की पूरी लाइन बन जाएगी ना, ये वाली लाइन पूरी की पूरी 180 बनेगी। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर क्या होता है? 180 से तो ज्यादा होता है लेकिन 270 से कम होता है, ठीक है। और फोर्थ में 270 से ज्यादा होता है लेकिन 360 से कम होता है, और 360 से भी ज्यादा हुआ तो फिर से वो कहां पहुंच जाता है? फर्स्ट में पहुंच जाता है। तो ये चीज ध्यान रखना है, क्लियर। इसके साथ साथ एक चीज और तुम्हें ध्यान रखना है, क्या? ये कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है ना, यहाँ पे मैं कोशिश करता हूं बता दूं। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर कोई फंक्शन आ रहा है तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, लिखा भी है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में sin cos tan cosec sec cot 6 के 6 क्वाड्रेंट क्या होंगे? पॉजिटिव। जो तुम्हारा सेकंड क्वाड्रेंट होता है, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर सिर्फ कौन पॉजिटिव होता है? sin और cosec पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे के सारे बाकी जो 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बने वो सारे के सारे नेगेटिव होते हैं। फिर तुम्हारे थर्ड के अंदर tan और cot पॉजिटिव होते हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर cos और sec तुम्हारे पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, ध्यान रखना, क्लियर। तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा, ये ध्यान रखना है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में sin और sin का उल्टा cosec पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में tan और tan का उल्टा cot पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। और फोर्थ में cos और cos का उल्टा sec, ये पॉजिटिव और बाकी सारे नेगेटिव। इसका ऐसे भी ध्यान रखते हैं, a s
टी सी। ए का मतलब समझो ऑल पॉजिटिव, एस का मतलब साइन और साइन का उल्टा कॉस है, टी का मतलब टेन और टेन का उल्टा कॉट, सी का मतलब कॉस और कॉस का उल्टा सेक। तो ऐसे याद करते हैं, ऐड शुगर टू कॉफी, ऐड शुगर टू कॉफी। तो याद भी हो जाता है कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव होगा। ऐड का मतलब ए, शुगर का मतलब एस, टू का मतलब ऐड शुगर, टू का मतलब टी और कॉफी का मतलब सी। क्लियर? तो ये चीजें ध्यान रखना। अब इसका यूज कैसे है, उसका यूज समझते हैं अच्छे से। ठीक है, जैसे यहीं पे समझाने की कोशिश करता हूं। मुझे पता है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 से कम होता है, 90 से ज्यादा होता है और 180 से कम होता है। और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर 180 से ज्यादा होगा, 270 से कम होगा। ठीक है, और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर 270 से ज्यादा और 360 से कम। ये क्या एंगल की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना। ये 90 प्लस थीटा का मतलब एंगल 90 से ज्यादा होगा और 180 से कम होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल 180 से ज्यादा होगा, 270 से कम होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल जो होगा 270 से ज्यादा होगा, 360 से कम होगा। और 360 से ज्यादा हुआ तो फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा। ठीक है, और ज्यादा हुआ तो सेकंड में भी चला जाएगा। इस तरीके से चलता है। अब याद करो, तुम लोगों ने कुछ कुछ ऐसा फॉर्मूला पढ़ा है, साइन 90 माइनस थीटा, और तुम लोग बिना सोचे समझे लिख देते थे 10th क्लास में कॉस थीटा, लिखते थे क्या? अब उसे समझते हैं। ठीक है, यहीं से समझते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ चीजें और समझा देता हूं, फिर इसको और अच्छे से समझेंगे। कुछ एंगल्स होते हैं, अगर कोई एंगल 90 का मल्टीपल है ना, जैसे 90 है, 270 है, 90 के मल्टीपल में अगर एंगल हो तो जो तुम्हारा फंक्शन होता है वो चेंज हो जाता है। कैसे चेंज होता है समझते हैं। फंक्शन क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। लेकिन अगर कोई फंक्शन 180 के मल्टीपल में, यानी 180 हो, 360 हो, 180 के मल्टीपल में हो, तो फंक्शन विल नॉट चेंज, फंक्शन विल नॉट चेंज। क्लियर? जैसे कि मान लो कहीं पे दिया हो तुम्हारा 90 के मल्टीपल में कोई साइन फंक्शन दिया हो, तो साइन चेंज होता है कॉस में और कॉस चेंज होता है साइन में, टेन चेंज होता है कॉट में और कॉट चेंज होता है टेन में, कॉसेक चेंज होता है सेक में और सेक चेंज होता है कॉसेक में। यानी कहीं पे एंगल 90 का मल्टीपल हो ना, तो वो किसमें चेंज हो जाता है? उसका फंक्शन चेंज हो जाता है। कौन किसमें चेंज होगा? ये देखो, साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में और कॉट टेन में, कॉसेक सेक में और सेक कॉसेक में। ठीक है, अब जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो मैंने कहीं दे दिया तुम्हें साइन 90 माइनस थीटा। अब यहां तुम्हें क्या दिख रहा है? 90 दिख गया क्या? 90 दिखते ही तुम्हारे दिमाग में ये आ जाना चाहिए कि भाई मेरा जो फंक्शन है ना वो चेंज हो जाएगा। फंक्शन यानी कि यहां जो आगे दिया हो, साइन वाइन जो भी दिया हो, तो साइन जो है वो चेंज हो गया। अब चेंज होके क्या बनेगा? कॉस। तो इसके आंसर में क्या आएगा? कॉस। और यहां जो थीटा दिया है उसी को लिख देना कॉस थीटा। लेकिन एक चीज और देखना, क्या कि भाई ये 90 माइनस थीटा है, तो 90 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आता है? तो भाई 90 माइनस थीटा आता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अभी हमने सीखा है। तो 90 माइनस थीटा अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऑल पॉजिटिव होता है, सारे के सारे पॉजिटिव, तो ये cos थीटा भी क्या आएगा? पॉजिटिव का आएगा। क्लियर? तो sin 90 माइनस थीटा को इसलिए हम क्या लिखते हैं? cos थीटा। इसी तरीके से अगर कहीं cos 90 माइनस थीटा लिखा हो तो 90 दिखते ही तुम्हारे दिमाग में क्या आ जाना चाहिए कि भाई मेरा फंक्शन चेंज हो जाएगा, और cos है तो sin में चेंज होगा। और जो यहाँ एंगल दिया है उसे लिख दो। क्लियर? उसके बाद देखो 90 माइनस थीटा जो भी यहाँ दिया कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? अगेन वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट में और पॉजिटिव आएगा, तो ये साइन थीटा भी क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। क्लियर? चलो, और इसके ऊपर ले क्वेश्चन। एक मिनट, यही पीछे जगह देखते हैं थोड़ा। हाँ, यहाँ जगह, यहाँ देखते हैं। चलो, अब हमें समझ में आ गया कि अगर 90 का मल्टीपल हो तो हमारा फंक्शन चेंज हो जाता है। अब कुछ और यहां से मैं क्वेश्चन उठाता हूं। मैंने कहा साइन 180 प्लस थीटा। अब तुम्हें दिख रहा होगा कि भाई यहाँ 180 है, 180 का मतलब फंक्शन विल नॉट चेंज, यानी कि ये साइन का साइन रहेगा। उसके बाद यहाँ थीटा है तो थीटा लिख। तो अब देखो 180 प्लस थीटा, तो 180 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में? थर्ड में। और थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, यहाँ देखो टेन और कॉट पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं, तो ये तो साइन है ना, तो ये क्या होगा? नेगेटिव। तो साइन 180 प्लस थीटा
इज इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो साइन 180 प्लस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा। अगर मैं यहां पे लिख देता tan 180 प्लस थीटा, तो मुझे दिख रहा 180 यानी फंक्शन चेंज नहीं होगा, tan और यहां जो थीटा लिखा वो लिख दो। अब 180 प्लस थीटा अगेन कौन से क्वाड्रेंट में आता है, थर्ड में, और थर्ड में tan पॉजिटिव, तो इसका आंसर tan थीटा ही होगा। क्लियर। अगर मैं ऐसे लिख देता tan 90 प्लस थीटा, अब तुम्हें दिख गया 90 है, 90 है तो मेरा tan चेंज हो जाएगा। tan किस में चेंज होता है भाई, cot में चेंज होता है, तो तुम यहां लिखोगे इक्वल्स टू cot थीटा। अब पॉजिटिव हो गया नेगेटिव होगा उसको देखने के लिए 90 प्लस थीटा को देखोगे कौन से क्वाड्रेंट में, तो देखो ये रहा 90 प्लस थीटा सेकंड, और सेकंड में सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं, तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा भाई, माइनस cot थीटा। क्लियर। तो इस तरीके से हम डिसाइड करते हैं कि भाई हमारा कौन सा फंक्शन किस में चेंज होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, तो ये सारी चीजें तुम्हें आनी चाहिए। क्लियर, तो ये ध्यान रखना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ फॉर्मूले दिए हुए उनको भी समझ लो। साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, और tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है। क्लियर। इन चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा तुम्हें कि साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, यानी अगर मैं यहाँ पे साइन माइनस थीटा लिखता हूं तो ये माइनस साइन साइन के बाहर आ जाता है, साइन थीटा बन जाता है। लेकिन कॉस में अगर मैं माइनस थीटा लिखता हूं तो यहाँ पे ये cos माइनस थीटा पॉजिटिव का बन जाता है cos थीटा, लेकिन tan में भी ये नेगेटिव ही रहता है, tan माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा। अब बता दो ऐसा क्यों होता है। देखो अगर मैं माइनस थीटा की बात कर रहा हूं तो एक बात बताओ, अगर कोई लाइन ऊपर की तरफ रोटेट कर रही है तो ये एंगल क्या आएगा, पॉजिटिव, और अगर कोई लाइन नीचे की तरफ रोटेट कर रही है तो एंगल क्या होगा, नेगेटिव, यानी कि माइनस थीटा होगा। क्लियर, माइनस थीटा होगा। अब जरा ये बताओ कि ये जो नेगेटिव एंगल बना माइनस थीटा जो बना कौन से क्वाड्रेंट में बना, तो तुम कहोगे भाई फोर्थ में बना। अब फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर साइन क्या होता है, नेगेटिव, इसलिए नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, कॉस क्या होता है, पॉजिटिव, इसलिए कॉस माइनस थीटा तुम्हारा क्या बन गया, पॉजिटिव बन गया। और tan माइनस थीटा क्या बना, माइनस tan थीटा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर tan भी क्या होता है, नेगेटिव होता है। क्लियर। तो हमने देखा कि जो हमारा नेगेटिव एंगल है ना वो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। कैसे रोटेट कर रहा है, क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तो क्लॉकवाइज रोटेशन का मतलब नेगेटिव एंगल है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर जा रहा है, तो हमारा cos वाला पॉजिटिव होगा, sec वाला पॉजिटिव होगा, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। और ये तो हमने सीखा ही है, sin 90 minus theta cos theta, cos 90 minus theta tan theta, और tan 90 minus cos 90 minus theta sin theta, और tan 90 minus theta cot theta। ये जो फॉर्मूले अभी हमने सीखे वो है। क्लियर, अलाइंड एंगल वाले। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब ये कुछ वैल्यू है, ये वैल्यू भी तुम्हें अच्छे से पता होंगी, है ना। 10th क्लास के अंदर तुमने पढ़ा होगा भाई क्या कि sin 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। sin 30, अब ये देखो 30 को इसने क्या लिख रखा है, पाई बाई 6 लिख रखा है। 45 को पाई बाई 4, पाई बाई 3, पाई बाई 2, 2 पाई बाई 3, 3 पाई बाई 4, 5 पाई बाई 6 पाई। तो ये कुछ वैल्यू है, ठीक है, इनको ध्यान रख लेना, बहुत ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। जो तुम्हारा जो मेन फंडामेंटल है, 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है, 90 डिग्री है, इसको ध्यान रखना है। इसके अलावा एक और अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, 37 की वैल्यू होती है sin 37, उसको भी अभी हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है, बाकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 37 ट्रायंगल अभी हम बनाएंगे, या चलो बना ही लेते हैं। ये मान लो एक हमने इसके अलावा जो फिजिक्स में ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं 37 एंगल से बनते हैं। मान लो एक ट्रायंगल लिया मैंने, यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा हूं, ठीक है, एक बिल्कुल सीधी लाइन, थोड़ा समझ जाना, लाइन टेढ़ी बन रही है, ठीक है, इसे मैंने कहा 3, इसे मैंने कहा 4, और इसे मैंने कहा 5, और यहाँ एंगल कितना है, 37। तो ऑब्वियसली अगर ये 37 है तो ये कितना बन जाएगा, 53 बनेगा, क्योंकि ये 90 है ना, तो ये बन जाएगा 50, 30, 80, 90, ठीक है, 53। अब यहां से अगर मुझे कोई पूछे sin 37,
तो साइन क्या होता है, जब हम 10th क्लास में पढ़ते थे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो 37 के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा 3 और हाइपोटेनस क्या होगा 5। तो ये ध्यान रखना साइन 37 की वैल्यू क्या है 3/5। इसी तरीके से अगर तुमसे साइन 53 की वैल्यू पूछे तो 53 यहां पे एंगल, तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा 4, तो 4/5 किसकी वैल्यू साइन 53। अगर हमसे cos 37 की वैल्यू पूछे तो cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो 37 के लिए अगर ये 3 परपेंडिकुलर है तो बेस क्या हो जाएगा 4/5। इसी तरीके से अगर cos 53 की वैल्यू पूछे तो cos 53 की डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाती है भाई परपेंडिकुलर अपॉन सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो 53 के लिए अगर ये परपेंडिकुलर तो बेस हो जाएगा 3/5। तो ये 37 ट्रायंगल बनता है, इसको थोड़ा ध्यान रखना। अगर ट्रायंगल भी अगर तुम्हें ध्यान है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दो, परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 रख दो, इसकी वैल्यू 4 रख दो, बेस की और हाइपोटेनस की वैल्यू 5 रख दो, और यहाँ पे 37 53, तो यहाँ से भी तुम 37 sin 53 की वैल्यू याद रख सकते हो। और ये याद रख लेना क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर? चलो, और बाकी जो वैल्यूज हैं वो नॉर्मल वैल्यूज हैं, वो तुम बेसिकली याद रख ही लोगे। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। अब 60 डिग्री को यहाँ इसने क्या लिख रखा है 5/3, 90 डिग्री को इसने क्या लिख रखा है, लिख रहा है ना 90 डिग्री को इसने क्या लिख रखा है भाई 5/2, 120 को 2π/3, 135 को 3π/4, 150 को 5π/6, 180 को 5, और ये उन सबकी वैल्यू मेंशन कर रखी है। चलो, हाँ, अब यहाँ पे कुछ और फॉर्मूले हैं जिनको अभी डिस्कस करने वाले हैं। जैसे ये sin a plus b दिख रहा होगा तुम्हें, तो sin a plus b का फॉर्मूला होता है sin a cos b plus cos a sin b। देखो जिन मैं मार्क कर रहा हूं ना, ये फॉर्मूले बस याद रख लो जो हमारे काम के फॉर्मूले हैं, ठीक है। बाकी जैसे जैसे फॉर्मूला आएंगे, आइडेंटिटीज तो हमें पता ही है, 10th क्लास में हमने पढ़ा है। ये फॉर्मूले तुम लोगों ने मैथ्स ट्रिग्नोमेट्री, जब तुम प्रॉपर मैथ्स के अंदर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे तो वहां पे ये फॉर्मूले अपने आप पढ़ लोगे। हाँ, लेकिन जो बायो के स्टूडेंट्स हैं वो उनके लिए ये फॉर्मूला उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो मैंने अभी ये मार्क किया है स्टार्टिंग में, ये वाले थोड़े से इंपॉर्टेंट है, इनको थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। इनको ध्यान रख लो। हाफ एंगल के लिए sin 2 थीटा ध्यान रख लेना, थोड़ा 2 थीटा वाला पूछा जाता है, cos 2 थीटा और tan 2 थीटा, यानी कि ये दोनों एडिशन सब्ट्रैक्शन और डबल एंगल फॉर्मूला, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा प्रैक्टिस भी करवा देता हूं। sin a plus b की अगर मैं बात करूं तो देखो यहां पे मैं कुछ ले रहा हूं sin a plus b। तो sin a plus b का फॉर्मूला क्या होता है, sin a cos b प्लस cos a sin b, ठीक है। अगर यहां पे sin a माइनस b होगा ना तो बस यहां पे माइनस साइन आ जाता है। क्लियर? अब जैसे मान लो मैं एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूं तुम्हें, मैंने कहा जरा ना मुझे ना sin 15 की वैल्यू निकाल के बताओ, sin 15। तो क्या तुम sin 15 को ऐसे लिख सकते हो, sin 15 की वैल्यू नहीं पता है क्योंकि हमने क्या पढ़ा है sin 0, sin 30, sin 45, sin 60, sin 90, ये सब पढ़ रखा है। sin 15 की वैल्यू हमें याद नहीं है, तो अगर फाइंड करना हो तो इस फॉर्मूले से देखो कैसे फाइंड कर सकते हैं। sin 15 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, sin 45 माइनस 30, sin 45 माइनस 30, कि 45 माइनस 13 का मतलब 15 ही है। तो इसको मान लो क्या a और इसको मान लो b, तो क्या ये sin a माइनस b जैसा बन गया क्या? तो क्या यहां पे मैं sin a माइनस b का फॉर्मूला लगा सकता हूं? sin a माइनस b का फॉर्मूला क्या है, sin a cos b माइनस sin cos a sin b। चलो लगाते हैं, sin a माइनस b का फॉर्मूला क्या है, sin a, और a हमारा क्या है 45, sin 45, cos b cos 30 माइनस cos a यानी cos 45, sin b, b क्या है हमारा 30, sin 30, sin 45 की वैल्यू 1/√2, cos 30 की वैल्यू √3/2, cos 45 1/√2, sin 30 1/2। अब सॉल्व कर लो, आगे कैलकुलेशन है, √3/2√2 माइनस 1/2√2, आगे एलसीएम वगैरह लोगे तो √3 माइनस 1/2√2, आगे रेशनलाइज कर देना, हमें किसकी वैल्यू मिल गई, sin 15 की वैल्यू मिल गई। इसी तरीके से अगर मैं तुमसे कहूं कि जैसे तुमने sin 15 की वैल्यू निकाली है उसी तरीके से क्या तुम sin 75 की वैल्यू निकाल सकते हो,
तो तुम कहोगे हाँ भाई ये भी निकाल देंगे, है ना? निकाल दोगे क्या? तो बिल्कुल फाइंड कर लेंगे। कैसे फाइंड करेंगे? कैसे फाइंड करेंगे भाई? तो साइन 75 की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे? साइन 45 प्लस 30 कर देंगे। साइन 45 प्लस 30 मिलके क्या हो जाएगा? 75। ठीक है, और इन दोनों को साइन ए प्लस बी के फॉर्मूले पे पुट कर देंगे। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है? साइन ए। अब देखो यहाँ पे ए कौन बना? 45 और बी कौन है? 30। यानी यही करना है, बस बीच में प्लस लगा देना है। तो साइन ए यानी साइन 45, कॉस बी यानी कि कॉस 30 प्लस कॉस ए यानी कॉस 45 और साइन बी यानी कि साइन 30। क्लियर? बात आगे समझ में? तो इसको जब तुम सॉल्व कर लोगे देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ साइन 75। क्लियर? तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला आ गया हमें। अब जैसे साइन ए प्लस बी के ऊपर हमने एप्लीकेशन करा, उसी तरीके के कुछ फॉर्मूले कॉस के साथ भी हैं। तो अगर मैं तुमसे कहूं कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला, तो ये होता है भाई कॉस ए, ये अलग है थोड़ा, कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ये चीज ध्यान रखना, कॉस में जब तुम्हें कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला निकालना हो तो बीच में माइनस आता है। इसी तरीके से अगर मैं तुमसे कहूं कि जरा कॉस ए माइनस बी के फॉर्मूला बताओ, तो क्या आ जाएगा? कॉस ए कॉस बी, अब माइनस की जगह आ जाएगा प्लस, यानी इसमें उल्टा होता है। ठीक है, साइन ए साइन बी, यानी कि अगर a प्लस बी के फॉर्मूला पूछ रहा है तो वहां पे बीच में माइनस आ जाएगा, और कॉस ए माइनस बी की बात कर रहा है तो यहां बीच में प्लस आ जाएगा। अब इसी तरीके से अगर मैं तुमसे cos 15 की वैल्यू पूछूं, तो तुम्हें पता है कि cos 15 है तो 15 को मैं 45 माइनस 30 लिख सकता हूं, और यहां किसका फॉर्मूला लग जाएगा? cos a माइनस बी का। तो इसका आंसर तुम लोग सॉल्व करके मुझे कमेंट में बताओगे। इसी तरीके से cos 75 है तो हम क्या कर देंगे? cos 45 प्लस 30। क्लियर? और 45 हमारा क्या बन गया? a, और ये क्या बन गया? b, तो ये किसका फॉर्मूला बन गया? cos a प्लस b का। क्लियर? तो इस तरीके से cos a प्लस b, cos a माइनस b पे भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। इसी तरीके से एक और फॉर्मूला जो है हमारा वो tan का है भाई, tan a प्लस b का। तो tan a प्लस b का फॉर्मूला क्या है? tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस tan a इंटू tan b। क्लियर? tan a माइनस b का भी फॉर्मूला है हमारा, वो क्या है? tan a माइनस tan b अपॉन में 1 प्लस tan a इंटू tan b। ठीक है, यानी जब प्लस निकाल रहे हो ना tan a प्लस b का, तो ऊपर प्लस नीचे माइनस। अब जब a माइनस कर रहे हो तो ऊपर माइनस नीचे प्लस। इसमें भी वही करेंगे। अगर मान लो तुमसे कहे tan 15 की वैल्यू, तो tan 45 माइनस 30 कर दोगे, और a की जगह 45, b की जगह 30 को पुट कर देंगे। इसी तरीके से 75 पूछे, 75 की वैल्यू पूछे tan 75, तो क्या करेंगे भाई? जैसे यहाँ tan 75 पूछ रहा है, तो tan 75 का मतलब क्या है? tan 45 प्लस 30। तो tan a प्लस b का फॉर्मूला, और tan 15 पूछेगा तो tan 45 माइनस 30। तो ये वाला फॉर्मूला a की जगह तुम क्या पुट कर दोगे? 45, b की जगह 30, फिर उनकी वैल्यू पुट करोगे, यू विल गेट द आंसर। क्लियर? तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं जिनके बारे में तुम्हें पता होना चाहिए। चलो अब आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, जिसे कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ। और अगर मैं फिजिक्स से रिलेटेड ग्राफ बताऊं, तो फिजिक्स के अंदर हमारे से दो फंक्शन जो ट्रिग्नोमेट्रिक है, साइन और कॉस, इन दोनों के ग्राफ काफी इंपॉर्टेंट है। तो sin x फंक्शन का ग्राफ यहां दिख भी रहा होगा बना हुआ, लेकिन फिर भी मैं एक बार खुद भी बना देता हूं। sin x फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो इस तरीके से बनता है, ऐसा कुछ। वो 0 से स्टार्ट होता है और आगे तक ऐसे चलता रहता है। ये होता है हमारा 0, और ये जो लाइन दिख रही है ना, ये होता है तुम्हारा π/2। ये होता है भाई तुम्हारा पाई, यानी 180 डिग्री। ये होता है तुम्हारा 3π/2 यानी 270, और ये होता है 2π। 2π का मतलब 360। 360 का मतलब एक रोटेशन पूरा हो गया। देखो हो भी गया, आधा ऊपर 0 से पाई तक आधा, और फिर यहां पाई से लेके 2π तक आधा। तो दोनों आधा आधा मिलके क्या हो गए? एक रोटेशन पूरे हो गए। तो एक रोटेशन का मतलब 360 डिग्री। इसी तरीके से इधर भी होगा,
ये हमारा जो एंगल होगा क्या होगा, माइनस पाई बाई टू, और इधर जो यहां पे जो एंगल बनेगा दैट एंगल इज माइनस पाई, फिर यहां पे माइनस 3 पाई बाई टू, और ये वाला जो एंगल होगा क्या होगा, माइनस का 2 पाई। देखो ये लिखा हुआ है, ये क्या दिख रहा है तुम्हें, पाई बाई टू, और ये जो एंगल है ये क्या है, पाई, ये क्या है 3 पाई बाई टू, और ये क्या है 2 पाई। ये एंगल है 3 पाई और ये एंगल कितना है 2 पाई, ये है पाई बाई टू और ये है 0। इधर सारे क्या है, नेगेटिव में। ये वाला जो एंगल है कितना है, माइनस पाई बाई टू, ये कितना हो गया माइनस पाई, ये कितना हो गया भाई माइनस 3 पाई बाई टू, और ये 2 पाई। एक रोटेशन का कर्व बना दिया इन्होंने। तो sin x फंक्शन का कर्व कहां से शुरू होता है, जीरो से स्टार्ट होता है और इस तरीके से रोटेट करता रहता है। अब ध्यान रखना, sin x फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 1 होती है, और मिनिमम वैल्यू जो होती है वो -1 होती है। यानी कि sin x फंक्शन जो होता है वो हमेशा 1 से -1 के बीच में होता है, ना तो कभी उससे ज्यादा होगा, किससे, 1 से ज्यादा होगा, ना 1 से कम होगा। अगर कहीं तुम्हें दिख जाए ना ऐसे लिखा हुआ है sin x = 2, तो सब कह देना ये गलत है। क्यों, क्योंकि sin x फंक्शन की वैल्यू कभी भी 1 से ज्यादा नहीं हो सकती है। क्लियर, बात आई समझ में। अब इसी तरीके से देखो इसकी मैक्सिमम वैल्यू देखो, ये कहां तक गई है 1 तक, ये 1 है, और नीचे जो मिनिमम वैल्यू है ना इसकी, ये कहां तक गई है भाई -1 तक, ये -1 है। ना तो -1 से नीचे जाएगा, ना -1 से ऊपर। या कहीं गलती से तुमसे एक है कि sin x = -2, तो ये कह देना ये भी गलत है। क्लियर, ये sin x फंक्शन का कर्व है। और भी बहुत सारी चीजें हैं इसमें जो हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके, चलो sin 2x फंक्शन का कर्व देखो कैसे बनता है। तो sin 2x फंक्शन का कर्व देखो हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी समझ लेते हैं। जैसे मान लो sin x, इसका शेप ना बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा sin x फंक्शन का तुमने बनाया, इस तरीके का, यानी 0 से ही स्टार्ट होता है। सिर्फ चेंज क्या होता है, चेंज हो जाता है भाई एंगल। ये जो एंगल तुम पहले क्या लिख रहे थे, पाई बाई टू लिख रहे थे, अब यहां पाई बाई टू नहीं लिखोगे। क्यों नहीं लिखोगे, अब देखो यहां पे ये क्या है 2x, ठीक है। तो ये जो 2x है, मान लो यहां पे क्या है, पहले क्या लिखते थे पाई बाई टू, तो 2x की वैल्यू कितनी है पाई बाई टू, तो x की वैल्यू कितनी हो गई पाई बाई 4, यानी अब यहां पाई बाई 4 लिखोगे। इसी तरीके से यहां क्या लिखते थे पहले, पाई कब लिखते थे, जब x की वैल्यू होती, sin x होता था, अब 2x है, तो 2x = पाई है, तो x = कितना हो जाएगा पाई बाई 2। यानी ये सिर्फ जो एंगल है वो चेंज हो जाता है। यहां क्या लिखते थे 3 पाई बाई 2 लिखते थे क्या पहले, लेकिन अब 3 पाई बाई 2 नहीं लिखोगे, अब क्या लिखोगे 3 पाई बाई 4, क्योंकि 2x है। इसी तरीके से पहले यहां 2 पाई लिखते थे, अब क्या लिखोगे पाई लिखोगे, क्योंकि 2x = 2 पाई, 2 से 2 कट गया। सिमिलरली यहां भी इसी तरीके से एंगल हम चेंज कर देंगे, -पाई बाई 4, यहां क्या करेंगे -पाई बाई 2, यहां करेंगे -3 पाई बाई 4, और यहां क्या करेंगे -2 पाई। क्लियर, बात आगे क्या समझ में। तो ये है तुम्हारा sin 2x फंक्शन का कर्व, कोई बहुत डिफरेंट नहीं है, यही आता और कुछ नहीं आता। अच्छा, एक चीज और मुझे ध्यान आ गया, कई बार 2 sin x फंक्शन का भी तुमसे ग्राफ बनाने को कह देगा, तो 2 sin x में कोई फर्क नहीं है, अपना कर्व जैसे तुम 0 से स्टार्ट करते थे वैसे ही 0 से स्टार्ट करो, ठीक है, इस तरीके से बनाओ, इधर भी बना दो भाई, ठीक है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है, ध्यान रखना। बस पता है फर्क क्या होगा, एंगल भी चेंज नहीं होगा, एंगल भी तुम्हारा वही रहेगा, क्या पाई बाई 2 पाई, 3 पाई बाई 2 और 2 पाई, एंगल भी तुम्हारा यहां पे चेंज नहीं होगा। तो चेंज क्या होगा, जो पहले मैं बता रहा था ना कि मैक्सिमम वैल्यू 1 से -1 से 1 तक होती है जो sin x की वैल्यू, अब वो चेंज हो जाएगा। पता है क्यों, इसलिए क्योंकि sin x की वैल्यू होती है क्या -1 से 1 तक, लेकिन ये तो 2 sin x है ना, तो अब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी वैल्यू -2 से 2 तक हो जाएगी। यानी अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई 2, और मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी -2। क्लियर, ये चीज भी ध्यान रख लेना। क्लियर, तो इसी तरीके से 3 sin x का कर्व हो, तो 3 sin x में मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, और मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी -3। क्लियर, तो ये चीजें ध्यान रख लेना। नेक्स्ट है sin² x का कर्व, ये इंपॉर्टेंट है भाई,
ये कर्व थोड़ा इंपॉर्टेंट है, काम का है। तो साइन स्क्वायर एक्स का कर्व बड़ा इजी है, इसको बस इस तरीके से बना दो, यानी जो नीचे नेगेटिव है ना उसको भी क्या बना दो, पॉजिटिव बना दो, ऊपर ले आओ, और कुछ नहीं। ठीक है, यानी जो नीचे थे पहले साइन एक्स फंक्शन का कर्व क्या था, एक बार ऊपर फिर एक बार नीचे, लेकिन ये स्क्वायर हो गया। स्क्वायर की खासियत क्या होती है, तुम्हें कभी नेगेटिव वैल्यू देगा ही नहीं ना, हमेशा कैसी वैल्यू देगा, पॉजिटिव। यानी जो y आएगा ना, क्योंकि देखो फंक्शन क्या होता है, y इक्वल्स टू साइन एक्स, तुम यहां x पुट करते हो, यानी x तुम्हारा क्या होता है, इनपुट होता है, और तुम्हें वैल्यू किसकी मिलती है, y की। y क्या होता है, तुम्हारा आउटपुट होता है। आउटपुट को तुम रेंज भी कह सकते हो, इनपुट को तुम डोमेन भी कह सकते हो, मैथ्स में पढ़ोगे डिटेल में, यहां इतना नहीं जानना हमें। तो तुम x की वैल्यू पुट करो, तुम्हें क्या मिल रहा है, y। अब तुम x की वैल्यू कुछ भी पुट करोगे, जो तुम्हें आउटपुट मिलेगा, यानी जो y की वैल्यू मिलेगी ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि स्क्वायर फंक्शन है, तो नीचे कभी नेगेटिव y तो हमें मिलेगा ही नहीं ना, तो नेगेटिव y नहीं मिलेगा तो कर्व हमारा नीचे कभी नहीं जाएगा, यानी जो नीचे भी जा रहा था वो भी कहां जाएगा, ऊपर ही आ जाएगा। तो दिस इज द कर्व ऑफ साइन स्क्वायर एक्स। क्लियर, चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है cos x। तो cos x का कर्व पता है क्या होता है, sin x का कर्व 0 से जाता था, cos x का कर्व कहां से जाएगा भाई, 1 से जाता है। जैसे कि मानो ये दिख रहा है, ये जो वैल्यू दिख रही है ना, ये 1 है, और यहां पे जो दिख रहा है ये -1 है। तो साइन फंक्शन 0 से स्टार्ट होता है, लेकिन ये 0 से नहीं स्टार्ट हो रहा है, ये यहां से स्टार्ट होता है, मैक्सिमम वैल्यू से, यहां से इस तरीके से। क्यों, क्योंकि भाई cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो cos 0 पे तुम्हें कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है। क्लियर, ये चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी तुम्हें। अब देखो 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 यहां पे कुछ चीजें, तो cos 0 की वैल्यू कितनी मिल रही है, 1, और ये इस तरीके से रोटेट होता है, तो ये कितना हुआ, π/2, ये क्या हुआ पाई, ये क्या हुआ 3π/2, और ये क्या हो गया 2π, एक कंप्लीट रोटेशन हो गया 2π तक। ठीक है, इसी तरीके से इधर ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, -π/2 -π -3π/2, और ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस का 2π, इस वाले पॉइंट पे माइनस का 2π। क्लियर, तो cos x का कर्व तुम्हारा इस तरीके से 1 से स्टार्ट होकर इस तरीके से मूव करता है, और sin x का कहां से मूव करता है भाई, कहां से, 0 से। अब इन दोनों कर्व में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, उसको मैं तुम्हें कर्व बना के समझा देता हूं। देखो ध्यान से समझना, ये एक छोटा सा कर्व बनाता हूं, उसी से समझ लेना। ये मैंने किसका कर्व बनाया, sin x का। ठीक है, ये क्या होता है 0, ये क्या होता है π/2, ये होता है पाई, ये 3π/2, और ये क्या होता है 2π होता है। ठीक है, अगर तुम देखो ये 0 है, फिर ये क्या है पाई, ये क्या है 2π, इसी तरीके से अगर और आगे बढ़ोगे तो ये हो जाएगा 3π, और ये हो जाएगा 4π 5π, इसी तरीके से नेगेटिव में भी ये पाई, ये 2π। तो देखो साइन पाई की वैल्यू कितनी मिली, 0, साइन 2π की वैल्यू भी 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पे है, 3π की 0, 4π की 0, यानी कहने का मतलब साइन पाई हो, ठीक है, या साइन 2π हो, साइन 3π हो, कुछ भी हो, उन सब की वैल्यू कितनी होती है 0, यानी कहने का मतलब यह है कि साइन n पाई इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई इज 0। क्लियर, 1π 2π 3π 4π 5π कुछ भी हो, उसकी वैल्यू तुम्हें हमेशा क्या लेनी है, 0 लेनी है। क्लियर है, चलो अब एक चीज और समझ लो, जैसे एक बार और मैं sin x का कर्व बनाऊं थोड़ा बड़ा सा। अभी मैंने तुम्हें समझाया था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर साइन क्या होता है, पॉजिटिव, और सेकंड के अंदर भी साइन क्या होता है, पॉजिटिव, अलाइड एंगल में। फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव और सेकंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव। वो पता क्यों होता है, देखो एक्चुअली में जो क्वाड्रेंट है कितने कितने डिग्री के हैं, 90-90 के हैं। तो देखो अगर मैं sin x का कर्व बना रहा हूं तो मुझे पता है ये π/2 होता है, ये पाई होता है, ये 3π/2 यानी 270 होता है, और ये क्या होता है 2π होता है। ठीक है, तो ये तुम्हारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये तुम्हारा क्या है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये तुम्हारा क्या है फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर, तो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट जरा देखो ध्यान से, अबव द एक्स एक्सिस है, यानी फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर मुझे कोई भी वैल्यू मिलेगी उसके लिए मेरा y क्या है, पॉजिटिव है। इसीलिए फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर
sin x फंक्शन क्या होता है, पॉजिटिव। और थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट को अगर तुम ध्यान से देखोगे तो बिलो द एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के नीचे है। तो इनके लिए तुम कोई भी x की वैल्यू पुट करोगे तो इनका जो y आएगा वो तुम्हारा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा क्या, ये देखो नेगेटिव नीचे की तरफ y मिल रहा है, इसीलिए थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर साइन क्या होता है भाई, नेगेटिव होता है। यही सेम चीज कॉस में होता है। कॉस का कर्व अगर मैं बनाऊं तो कॉस का कर्व ऐसा बनता है, क्लियर। ये होता है पाई बाई 2, ये होता है पाई, ये होता है 3 पाई बाई 2 और ये होता है 2 पाई। तो देखो कॉस का ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट में कैसे कंसीडर कर रहा हूं, 90-90 का। देखो 0 से 90 मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट, फिर 90 से 180 सेकंड, 180 से 270, 3 पाई बाई 2 का मतलब 270 और 270 से मेरा 2 पाई फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है। तो अगर यहां पे तुम ध्यान से देखोगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट ये दोनों एक्स एक्सिस के ऊपर है, दोनों का है अबव द एक्स एक्सिस है। तो अबव द एक्स एक्सिस है तो यहां पे मुझे जो भी वैल्यू मिलेगी दैट ऑल वैल्यू विल बी पॉजिटिव, ठीक है, अबव द एक्स एक्सिस। और सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट का है बिलो द एक्स एक्सिस, नीचे है, यानी यहां जो भी मेरा आउटपुट आएगा, जो भी y की वैल्यू आएगी वो सारी क्या आएगी, नेगेटिव। इसीलिए जो हमारा कॉस होता है वो कहां, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट में तो ऑल पॉजिटिव भाई, और फोर्थ क्वाड्रेंट, फर्स्ट और फोर्थ में पॉजिटिव होता है, बाकी सब में नेगेटिव होता है, क्लियर। ये चीज ध्यान रखना है तुम्हें। तो ये कुछ बेसिक अप्रोच थे हमारे ग्राफ के जिसे हमने कवर कर लिया, क्लियर। एक चीज और समझ लें, cos स्क्वायर x का ग्राफ भी बना लेते हैं भाई, cos स्क्वायर x का ग्राफ भी बना लेते हैं, जैसे sin स्क्वायर x का ग्राफ बनाया उसी तरीके से अगर हमें cos स्क्वायर x का ग्राफ बनाना हो तो वो भी बना सकते हैं। देखो जैसे cos x का ग्राफ तुम 1 से शुरू करते हो, ये भी 1 से शुरू करना, बस ग्राफ नीचे नहीं जाने देना है, ऊपर ऊपर रखना है, ऐसे ऐसे। क्यों, क्योंकि भाई ये स्क्वायर फंक्शन हो गया, स्क्वायर फंक्शन का आउटपुट कभी भी नेगेटिव नहीं जाता है, क्लियर। अब वैल्यू ऐसे ही पुट करो, ये क्या आ गया पाई बाई 2, फिर ये क्या हो जाएगा तुम्हारा पाई, ये हो जाएगा 3 पाई बाई 2, ये हो जाएगा 2 पाई। इस तरीके से सारी की सारी वैल्यू पुट करनी है, क्लियर। तो बात आई समझ में। तो हमने ट्रिग्नोमेट्री के अंदर क्या कवर किया, एंगल, एंगल को मेजर करना, फिर बेसिक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, कुछ फॉर्मूले सीखे, किस तरीके से उन फॉर्मूले का हमें यूज करना है, और ग्राफ सीखा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के अंदर इतना ही है। बाकी आप लोग कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो बुक से, कोई डाउट होता है तो उसको कमेंट सेक्शन में बताओ, और डाउट के लिए भी हम प्रॉपर, अगर कोई भी क्वेश्चन जिसमें आपको प्रॉब्लम होती है उसका एक प्रॉपर वीडियो बना के हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही कर रखते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और इस चैनल पे हम फिजिक्स पूरी 11th और 12th की फिजिक्स पूरी बहुत अच्छे से कंपटीशन लेवल तक की फिजिक्स कंप्लीट करने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तब तक के लिए बाय, पढ़ाई करते रहें।